अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने आगे चलना है न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो देखें कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 11 के जो पहला न्यूमेरिकल है वो है कि इफ़ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कॉपर वायर। तो इसमें हम देखें, सबसे पहले तो हम डेटा को लिखेंगे ना। तो डेटा में हमारे पास क्या है कि वो पहला ये कह रहा है कि आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसी कॉपर वायर में से वो कितना है। तो वो है आई इज़ इक्वल टू हमारे पास हो गया 10 एम्पेयर। ठीक हो गया। इसके बाद वो यानी कि हमारे पास इस केस में एक कॉपर की वायर है। तो ये एक कॉपर की वायर हो गई। तो इसमें से अभी करंट फ्लो कर रहा है। आई यहाँ पे 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद वो ये कह रहा है कि हैविंग 1 सेंटीमीटर एरिया, और इसका जो एरिया है वो कितना है। वो एरिया इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया हो गया। लेकिन हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मैं सेंटी की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँगा। तो अब देखें कि एरिया इज़ इक्वल टू सेंटी की जगह मैं क्या लिखूँगा, 10⁻⁻²। और साथ क्या होगा कि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो स्क्वायर को स्क्वायर के साथ जब मैं डील करूँगा तो क्या 2 2 क्या हो जाएगा 4। और ये हो जाएगा मेरे पास है मीटर स्क्वायर। यानी जस्ट आप ये कह सकते हैं कि मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर के साथ है चेंज कर लिया है, क्योंकि यही ऐसा यूनिट है, कन्वर्ट किया है यहाँ पे। इसके बाद वो ये कह रहा है कि और क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 10 किलोमीटर लेंथ, और इस वायर की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है, वो इसने दी हुई है 10 किलोमीटर। तो चलो मैं इसको डी की मदद से जो इसकी लेंथ या डिस्टेंस है उसको मैं लिख लेता हूँ। 10 किलोमीटर हो गया। अब ये जो 10 किलोमीटर है हमारे पास जो ऐसा यूनिट है वो अगेन हमें पता है कि वो क्या है, हमारे पास से मीटर होता है। तो मैं किलो की जगह इसकी प्रीफिक्सेस लिख लूँगा। किलो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ तो ये हमारे पास है इसकी मैंने मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद ये है कि बकाया वो ये कह रहा है आपसे कि आपने क्या करना है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर टू ट्रैवल फ्रॉम वन टू अनदर एंड, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज को पहुँचने के लिए जितना टाइम लगेगा उस टाइम को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास सारे थीम थी न्यूमेरिकल की। अब ये जो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे पास एक फार्मूला एक होता है वेलोसिटी का। देखें, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है कि v इज़ इक्वल टू d/t। ठीक हो गया। अब हमने टाइम निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी है उसको मैं क्या करूँगा, सेपरेट करूँगा यहाँ से। तो t इज़ इक्वल टू क्या होगा कि हमारे पास है सॉरी, यहाँ पे d ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास से v, क्योंकि ये v इधर आके डिवाइड हो जाएगा और t उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया कि d ओवर v हो गया। अब यहाँ पे मसला ये है कि d तो हमारे पास है, डिस्टेंस तो मौजूद है, लेकिन क्या चीज़ मौजूद नहीं है हमारे पास से, वेलोसिटी मौजूद नहीं है। तो अब जब वेलोसिटी हमारे पास मौजूद नहीं है तो उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और फार्मूला को यूज़ करूँगा, जो कि इसको इक्वेशन नंबर में लेट अस सपोज 1 का नाम दे देता हूँ। तो अब जो वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है ना, ये मैंने एक दिन आपको एक इक्वेशन एक लिखवाई थी करंट की, वो यूज़ की थी मैंने, वहाँ से हमने वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है। और वो फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था कि इन ये मतलब नंबर डेंसिटी है, मीन के डेंसिटी कितनी है इसकी, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की, वो हो गया स्मॉल इन, और वो भी उसने दी हुई है साथ। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया, और वी वेलोसिटी होता है। यहाँ से हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए थी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास नाउन नहीं थी। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या होगा कि v इज़ इक्वल टू आई करंट ऐसा ही रहेगा डिवाइडेड बाई एन ई ए। ये हमारे पास क्या आ गया कि ये वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ से हम वेलोसिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो या ये वेलोसिटी की वैल्यू एक तरीका ये है कि आप यहाँ से उठाकर कहाँ पे पुट करें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, क्योंकि वेलोसिटी का ही तो मसला था। तो अब देखें टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस तो ऊपर है ही है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिखूँगा, आई ओवर एन ई ए। यहाँ तक समझ गए यहाँ पे। अब ये तो हमारे पास हो गया वेलोसिटी का, ऐसे हमने मतलब ये सारी काम किया। अब आपको ये पता है कि ये जो डिवीजन है ये यहाँ पे रेसिप्रोकल के ऊपर चली जाएगी, तो फार्मूला थोड़ा सा हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा। वो क्या होगा कि एन ई ए, ये यहाँ पे जंप करके ऊपर चलेगी, और नीचे हमारे पास सिर्फ क्या बचा, करंट बचा। ठीक हो गया।
अब ये देखें कि अब हमारे पास ये यहाँ सारे फैक्टर मौजूद हैं, तो बस इसमें जस्ट मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम। तो ये देखें कि टाइम इज़ इक्वल टू डी, डिस्टेंस अभी हमने निकाला है वो क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर है 3। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई एन, एन उसने दिया हुआ था साथ साथ। ये देखें कि ये आप देखें तो वहाँ पे एक ब्रैकेट में डाल के उसने इनकी वैल्यू दी हुई है, यानी ये नंबर डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास थी 8.5, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 28। और फिर हमारे पास ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कोलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब मल्टीप्लाई में हमारे पास था एरिया, एरिया अभी हमने निकाला था वो क्या था हमारे पास से 10 की पावर -4। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 था, तो वो 1 को आप लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब देखें कि डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आएगा। अब आप बच्चा अगर और से देखें तो डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा करंट। अब करंट कितना था, वो भी हमने देखा था, तो वो करंट हमारे पास था 10 एम्पियर का करंट था। तो मैं इसको 10 के साथ क्या कर लूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो ये जो हमारे पास, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये करंट 10 एम्पियर का नहीं 1 एम्पियर का करंट है। तो ये हमारे पास करंट 1 एम्पियर का था। तो अब इस सब को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1.36 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 सेकेंड। ठीक हो गया, ये सेकंड में आंसर आया है। लेकिन आपकी बुक पे जो आंसर दिया हुआ है ना बच्चा, वो आंसर दिया हुआ है किस में, वो आंसर आपके पास ईयर्स में दिया हुआ है। तो अब इस सेकंड को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बस बहुत आसान सी ये कैलकुलेशन है। वो क्या है कि हमारे पास 1 ईयर इज़ इक्वल टू, अगर उसको आपने 7 में सेकंड में कन्वर्ट करना हो, अब ये है कि इसमें अगर आपने 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप 365 जो एक साल में डेज़ होते हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 हार्स के साथ। मल्टीप्लाई बाई आप क्या करते हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये तो आपने कहीं बार किया होगा। तो अब इस सब का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 3153600 सेकेंड। ये हमारे पास सेकंड के में आंसर आता है। अब ये है कि हमने तो सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से देखें कि इस तरह से अगर मैंने सेकंड की वैल्यू निकाली है तो इस सारी को इधर आके डिवाइड कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास बचेगा 1 सेकेंड। ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये सारा फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा 1 ईयर के साथ ही डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें कि ये यहाँ पे ऐसे आके डिवाइड हो गया। तो ये 3153600। अब क्या हुआ कि आपके पास जहाँ पे ये सेकंड था ना, 00 नहीं बल्कि एक ज़ीरो मज़ीद है, 000 है। अब ये है कि आप इसको इधर आके तो डिवाइड कर लें। मतलब डिवाइड करने के बाद अब आपको ये जो इस इक्वेशन में सेकंड की जगह आप ये लिख वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखें टाइम इज़ इक्वल टू क्या होगा 1.36 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10। और इस सेकंड की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1 ईयर ओवर क्या हो जाएगा 3153600। ठीक हो गया। अब इस सब को देखें आप सॉल्व करेंगे तो आपने सेकंड की जगह क्या लेके आ गए इस इक्वेशन में ईयर। तो इस सब को आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 431 ईयर आ जाएगा। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 था। होपफुली आपको ये समझ आई होगी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसकी स्टेटमेंट ये है कि कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कि वो ये कह रहा है कि आपने फ़्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करना है। पहले ये बात समझिए कि फ़्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि करंट, क्योंकि हम करंट को ये डिफ़ाइन करते हैं कि वो फ़्लो ऑफ चार्जेस होता है, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो इसका मतलब है कि वो आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अब इसमें वो कह रहा है इसके बाद कि यहाँ पे द ईएमएफ सोर्स हैविंग पोटेंशियल, यानी कि जो ईएमएफ सोर्स लगाया हुआ है ना तो उसका पोटेंशियल, जैसे लेट अस सपोज कि हमारे इस केस में क्या है कि एक बैटरी लगी हुई है। अब ये एक बैटरी है, तो इस बैटरी को मैं मतलब रिप्लेस करके बना देता हूँ कि जैसे हमारे पास एक सेल नहीं होता, उस सेल में ऐसा ही होता है ना कि ये एक सेल समझो कि आप समझ लेंगे लगा हुआ है। तो अब ये सेल है और ये एक वायर के ज़रिए यूं इस दो टर्मिनल को हमने जोड़ा हुआ है। अब इस सेल का जो आपके पास सेल था, इसका जो पोटेंशियल था जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, वो कह रहा है कि कितना है 2 वोल्ट का। तो यहाँ पे मैं ईएमएफ की जगह क्या लिखूँगा
2 वोल्ट। ठीक हो गया, तो ईएमएफ इसकी 2 वोल्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि ईएमएफ के 2 वोल्ट होने के बाद वो मज़ीद कह रहा है कि एंड टर्मिनल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी इसके टर्मिनल को आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके अंदर की रेजिस्टेंस मीन मैंने आपको समझाया था कि सेल बाज़ औक़ात खुद ही अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, खाता है। तो अब वो जो खा रहा है उसकी वजह से जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो भी वैल्यू उसने दी हुई है कि 0.02 ओहम। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज़ तो उसने दे दी। अब हमारे पास हम ओहम लॉ को यूज़ करेंगे निकालने के लिए, करंट को निकालने के लिए। ओहम लॉ क्या कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक हो गया। V की जगह V होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल से की जगह इस वक्त हमारे पास पोटेंशियल किसका है, बैटरी का, और बैटरी की पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो V की जगह मैं क्या लिखूंगा, E। I की जगह तो करंट है I, और रेजिस्टेंस की जगह जो बैटरी की रेजिस्टेंस होती है ना, जो बैटरी करंट को रोकती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल आर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ठीक हो गया। अब हमने करंट निकालना है यहाँ से, तो करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि ये जो ईएमएफ है इसको आर के साथ इधर आके डिवाइड कर लूँगा, क्योंकि आर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखें ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास थी 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.02। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास से करंट के। इसको कुछ मैनिपुलेट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 100 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो उस बैटरी के इनसाइड, इस बैटरी के इनसाइड जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना एम्पेयर का फ्लो कर रहा है, वो 100 एम्पेयर का। और ये जो करंट यहाँ पे इस बैटरी में से 100 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है ना बच्चा, इसी करंट के फ्लो करने की वजह से ही यहाँ पे क्या लॉस होना शुरू हो जाते हैं, इंटरनल बैटरी के अंदर लॉस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो रही, इस वजह से लॉसेज आना शुरू हो जाएंगे इस बैटरी के अंदर। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। ये है कि कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द ईएमएफ सोर्स। कि हमारे पास बिल्कुल वही वाली कहानी है बच्चा, कि हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा सेल है, या आप बैटरी ले लें कि ये हमारे पास एक सेल हो गया। अब इस सेल का कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द ईएमएफ सोर्स। तो ये एक ईएमएफ सोर्स था, तो इसकी वजह से अब हमारे पास क्या होगा कि ये लेट अस सपोज कि मैंने एक वायर लगा ली। इस वायर में यहाँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होगा उसको मैं कह देता हूँ V, और उसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। और यही हमने यहाँ पे क्या करना है, इस केस में हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे डेटा में सबसे पहले तो क्या लिखूँगा कि मैंने V को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि इसके बाद वो कह रहा है सो इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज़ 10 ओहम, कि अगर इस बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो उसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, और वो कितनी है वो उसने यहाँ पे दी हुई है, यानी कि 10 ओहम की है। ठीक हो गया। इसके बाद कहता है एंड करंट एंड इंटरनल पोटेंशियल आर 1 एम्पियर एंड 10 वोल्ट है। और यहाँ पे जो करंट है ये करंट कितना है, वो करंट की वैल्यू उसने दी हुई है 1 एम्पेयर। और फिर वो ये कह रहा है कि इस बैटरी का जो इंटरनल पोटेंशियल है, वो इंटरनल पोटेंशियल वो क्या होता है, वो जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। मैंने कहा था ना बैटरी के पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। और वो कितनी है, वो भी उसने इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास से 10 वोल्ट। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया। मेन वो ये कह रहा है कि ये एक बैटरी है, इस बैटरी की ईएमएफ कितनी है, 10 वोल्ट। ठीक हो गया। तो अब 10 वोल्ट में से ये कुछ एनर्जी खुद भी खा लेगी, कुछ पोटेंशियल खुद को भी खुद कंज्यूम कर लेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक स्मॉल रेजिस्टर। और एक यहाँ पे ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है, इधर तक कितना पोटेंशियल पहुँचेगा, इधर तक सारी सी बात है, मतलब कुछ लॉस होगा ना। तो ये मतलब ज़्यादा नहीं पहुँच सकता कुछ, क्योंकि ज़्यादातर ये खुद ही खा लेती है ना। जैसे मैंने कहा था कि सांपनी जो बच्चे देती है तो वो खुद ही अपने बच्चों को खा लेती है। तो खैर अब यहाँ पे हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए देखें कि मैं सबसे पहले ये एक इक्वेशन लिख लेता हूँ कि जो ईएमएफ सोर्स, ईएमएफ होती है ना, बैटरी ने जो ईएमएफ दी वो दो कामों में यूज़ होगी। एक तो क्या होगा कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तक जो पोटेंशियल जाएगा एक वो, और दूसरा बैटरी तो खुद भी खाएगी, और बैटरी जो खुद खाती है पोटेंशियल को उसको क्या कहते हैं, IR। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट
खुद कुछ बैटरी खुद खा लेगी, उस खाने के बाद जो बचेगा वो ये खाएगा ये सर्किट में। तो इसलिए ये दो चीज़ें खा रही हैं, तो दोनों को मैं प्लस कर लूँगा। अब यहाँ पे हमने वी की वैल्यू निकालनी है, तो देखें वी को निकालना हो तो ई माइनस क्या हो जाएगा आई आर। तो यहाँ पे ये ई एम एफ होगा और आई आर। अब देखें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जस्ट पुट करें। ई एम एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 माइनस करंट कितना दिया हुआ है 1, तो मल्टीप्लाई में बचा हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितनी है 10। तो अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। मीन के यहाँ पे ये जो बैटरी ने जो पूरी बैटरी की इतनी अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है ना कि वो सारी की सारी एनर्जी को खुद ही कंज्यूम कर रही है। मतलब 10 वोल्ट इसने प्रोड्यूस किए और 10 ही इसने खुद खा लिए। तो यहाँ तक तो कुछ पहुँचेगा ही नहीं ना। जैसे ये एक ऐसी कंपनी है कि जिसने 100 बच्चे पैदा किए और 100 के 100 खुद खा लिए। तो ये समझ रही है कि नहीं। तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। और एसी बैटरी हमें चाहिए तो नहीं ना। हम तो नहीं चाहते कि एसी बैटरी बनाए कि जो खुद ही सारी अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर ले। बरा अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो आपके सामने ये देखें है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज़ अ कॉपर कोयल हैविंग 200 नंबर ऑफ टर्न्स। कि एक हमारे पास क्या है कि कॉपर की कोयल है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं। डाटा में हम सबसे पहले ये लिखेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो उसने दिए हुए हैं 200। तो एन में लिख लूँगा कि सॉरी 2000। तो ये 2000 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं विद 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसका जो एरिया है वो कितना है कि वो है हमारे पास है एरिया की वैल्यू यहाँ पे है 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि मिली हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो मिली को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम मिली की जगह इसकी प्रीफिक्सेस लिखूँगा। तो मिली की वैल्यू प्रीफिक्सेस होती है 10⁻³ और ऊपर क्योंकि मीटर स्क्वायर होगा और इसके ऊपर भी क्या होगा स्क्वायर होगा। तो अब आपको पता है कि चलो मैं इसको ऊपर यूँ स्क्वायर लिख लेता हूँ क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया के ऊपर स्क्वायर होता है, उस यूनिट में स्क्वायर होता है। अब ये होगा कि 0.8 तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 6 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। अब वो कह रहा है कि फिर वो यहाँ पे मज़ीद कर रहा है कि द लेंथ पर यूनिट टर्न इज़ कि एक टर्न में पर यूनिट टर्न में एक मतलब ये तो एक पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है पूरी। लेट अस सपोज इसको मैं कह लेता हूँ कैपिटल एल। तो अब वो ये टोटल लेंथ है, लेकिन वो कह रहा है कि लेंथ पर यूनिट एरिया एक सॉरी मतलब एक छोटे से टुकड़े यहाँ यानी यहाँ पे मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ और इसकी जो लेंथ होगी लेट अस सपोज इसको मैं क्या ले लेता हूँ स्मॉल एल। तो ये जो उसने इसकी वैल्यू दी हुई है स्मॉल एल की वो हमारे पास दी हुई है स्मॉल एल इज़ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी वैल्यू उसने क्या दी हुई है 80 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये 80 सेंटीमीटर इसकी छोटे से टुकड़े की लेंथ हो गई। टोटल लेंथ थी इसकी, फिर आप समझें कि नहीं, टोटल लेंथ थी कैपिटल एल, छोटे से हिस्से की जो लेंथ है वो क्या होगी स्मॉल एल। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इस कॉइल की आपने क्या मालूम करनी है रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। जबकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू उसने दी हुई है वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 0.02 और माइक्रो लिखा हुआ है। तो माइक्रो की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख लूँगा 10⁻⁻6 और अब ओहम मीटर तो इसका क्या होता है यूनिट होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी हमें चाहिए होती है टोटल लेंथ। यहाँ पे इस डेटा में देखिएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू रो। मतलब रो क्या होती है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, और उसके बाद क्या होता है कैपिटल L ओवर A। ये होता है कैपिटल L चाहिए, जबकि उसने हमें दिया क्या हुआ है स्मॉल एल। तो अब यहाँ पे हम कैपिटल एल को फाइंड आउट करने के लिए ये एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि इसका फार्मूला होता है कि L इज़ इक्वल टू जो स्मॉल एल होगी वो मतलब और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या नंबर ऑफ़ टर्न्स के साथ, और नंबर ऑफ़ टर्न्स टोटल कितने थे इन, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो देखें स्मॉल एल हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ था, उसने दिया हुआ था 80 सेंटीमीटर।
अब ये जो 80 सेंटीमीटर है इसको मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, आप इसको करके देख लीजिएगा। ये आएगा 0.8 मीटर। ठीक हो गया, यहाँ इसका ये जवाब आएगा सेंटी को, क्योंकि सेंटी की वैल्यू आप यानी इसको आप 100 के साथ डिवाइड कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक हो गया। अब ये मैं स्मॉल एल की जगह पुट करूँगा 0.8 मीटर मल्टीप्लाई बाई, अब इन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो कितने थे, वो थे 2000। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1600। तो ये आ जाएगा मेरे पास से 1600 मीटर। ये टोटल लेंथ आ गई है इसकी 1600 मीटर। अब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, जस्ट इस फार्मूले में प्लग इन करें। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है हमारे पास से 0.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ अभी हमने निकाली है, वो कितनी है 1600 मीटर, यानी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ ये आ गई है, डिवाइडेड बाई एरिया। अब एरिया की वैल्यू तो अभी हमें वो भी गिवन थी, वो क्या थी 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। तो इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 40 ओहम। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है थोड़ा लेंथी है, तो इस पे आपकी तवज्जो थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो वो पूछ क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम। एक हमारे पास सिल्वर की वायर है, उसकी रेजिस्टेंस को हमने कह दिया है आर एस। एस से मराद सिल्वर, आर से मराद रेजिस्टेंस। और लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक सिल्वर की वायर थी जिसकी हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है गिवन है। ठीक हो गया। अब ये रेजिस्टेंस थी, फिर वो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम मैग्नम वायर। एक और वायर है जिसकी रेजिस्टेंस मतलब आर एम में लिख लूँगा कि एम से मुराद मैग्नम, आर से मुराद रेजिस्टेंस, और यही हमने फाइंड आउट करनी है। ये पूछी हुई है, यानी एक सिल्वर की वायर है और एक हमारे पास दूसरे केस में किसकी वायर है, मैग्नम की वायर। ठीक हो गया, तो ये दूसरी हमारे पास वायर हो गई मैग्नम की। तो ये मैग्नम की वायर है एंड ये हमारे पास किसकी वायर है, सिल्वर की। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि वायर ऑफ 1/3 ऑफ द लेंथ, कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नम वायर ऑफ 1/3 ऑफ द लेंथ एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर। अब इसकी जो वो लेंथ कह रहा है ना कि मैग्नम की जो वायर है उसकी जो लेंथ है एल एम, लेंथ ऑफ मैग्नम वायर, वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ सिल्वर की निस्बत 1/3 है, यानी 3 टाइम्स क्या है कम। तो इसलिए मैंने उसको एल एस ओवर क्या लिख लिया, एम लिख लिया। एल एस से मुराद लेंथ ऑफ सिल्वर ये है, ये इसको मैंने क्या कहा हुआ है एल एस से, और यहाँ से लेकर मैग्नम की लेंथ को मैंने क्या कहा हुआ है एल एम। ठीक हो गया। इसके बाद वो ये कह रहा है और साथ वो डायमीटर के लिए भी यही वर्ड यूज़ कर रहा है। तो मैं बिल्कुल अगर डायमीटर लिखना चाहता हूँ तो देखें क्या लिखूँगा, डी एम डायमीटर ऑफ क्या मैग्नम वायर इज़ डी, हमारे पास क्या होगा एस, के डायमीटर ऑफ सिल्वर वायर से क्या है वो 1/3 है। ये उसने कहा तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया है। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि इफ़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से मुराद रेजिस्टिविटी होता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर। हाँ, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो इसकी रेजिस्टिविटी है किसकी, मैग्नम वायर की, वो 30 टाइम्स, मतलब इसको 30 के साथ मैं क्या कर लूँगा मल्टीप्लाई, और क्या लिखूँगा यहाँ पे रो एस, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नम 30 टाइम्स द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सिल्वर। यानी इस इक्वेशन का मतलब ये है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नम वायर इज़ 30 टाइम्स टू द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सिल्वर। ठीक हो गया। ये उसने डेटा दिया हुआ था, इसको मैंने ऐसे यहाँ पे लिख लिया है। अब मैंने रेजिस्टेंस निकालनी है, तो बच्चा देखे ना, रेजिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये हमारे पास फार्मूला होता है। लेकिन इस सारे डेटा में आप देखें तो कहीं पे एरिया नहीं दिया हुआ। तो अब मैं एरिया की जगह पे यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ पाई आर का स्क्वायर। क्या होगा कि रो एल ओवर क्या हो जाएगा, एरिया की जगह पाई आर का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे।
यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि ये सर्कुलर वायर है ना, वायर्स हमारे पास ज़्यादातर सर्कुलर शेप में होती हैं, तो वहाँ पे एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आर फिर नहीं दिया हुआ, तो अब आर की जगह हमारे पास डायमीटर्स की टर्में दी हुई हैं। तो मुझे मुझे यहाँ तक तो पता है ना बच्चा कि हमारे पास जो रेडियस होता है, तो वो रेडियस और डायमीटर का जो रिलेशन होता है, कभी आपने ज़रूर सुना होगा कि जो डायमीटर होता है और जो रेडियस होता है उनके दरमियान कुछ यूँ रिलेशन होता है। यहाँ तक अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आर इज़ इक्वल टू डायमीटर ओवर टू के साथ उसको डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेट अस सपोज ये अगर वायर है एसी, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें, ये तो हो गया ना रेडियस, और ये पूरी लेंथ हमारे पास क्या होगी, डायमीटर। तो देखें डायमीटर को आप ऑफ कर लेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है जहाँ पे भी आर है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d/2। तो देखें कि रो एल ओवर पाई को भी एस एच मैंने लिखा, और सिर्फ मैंने क्या लिख लिया कि डी बाई यहाँ पे क्या लिख लूँगा 2, और साथ क्या लिख लूँगा स्केयर। क्यों स्केयर है? क्योंकि आर के ऊपर स्केयर है। अब रो एल, ये 2 का क्या हो जाएगा 4, और ये देखें ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा पाई डी का स्केयर। तो ये बेसिकली अभी तक हमने क्या किया है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला कैलकुलेट किया है जो हमें चाहिए। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, अच्छा इसमें आप देखें कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया था। अब इस फार्मूले में हम देखें कि हमारे पास ये तो जनरल फार्मूला आया है, लेकिन यही रेजिस्टेंस का फार्मूला अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर के लिए लिखूं तो आर एस हो जाएगा। 4 तो कांस्टेंट है ना, तो रेजिस्टिविटी जो है सिल्वर वायर की उसको मैं एस लिखूंगा रो एस, और लेंथ जो सिल्वर वायर की है उसको एल एस लिखूंगा, डिवाइडेड बाई पाई तो बच्चा कांस्टेंट है उसके साथ तो छेड़ना नहीं है, और डायामीटर ऑफ जो सिल्वर वायर है उसको मैं लिख लूँगा एस। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई है 1। अब यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम वायर लिखने की कोशिश करूँ तो 4 तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है। अब सिर्फ रो की जगह क्या लिखूँगा एम एल एम, और पाई इंटू क्या हो जाएगा डी एम। एम मैग्नम वायर के लिए लिख रहा हूँ, तो ये सारे पैरामीटर्स किसके लिए थे, मैग्नम वायर के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे डायमीटर का स्केयर है बच्चा, ये भी याद रहे। इसके बाद क्या है कि हमारे पास है ये जो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस के साथ अब बच्चा मैं बस कंडीशंस को पुट करना शुरू कर दूंगा। तो देखें कि हमारे पास कंडीशंस क्या हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम वायर इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी के लिए अभी मैंने जो डाटा में लिखवाया था कि हमने रेजिस्टिविटी, अगर आप डाटा को थोड़ा सा पीछे करके देखें तो हमने रेजिस्टिविटी की जगह यहाँ पे लिखा था कि ये 30 टाइम्स ऑफ क्या होगी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सिल्वर वायर। ठीक हो गया? ये तो हमने लिखा था। फिर हमने लिखा था कि लेंथ ऑफ जो मैग्नम वायर है वो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर से 3 टाइम्स क्या होगी, कम होगी। तो ये देखिए उसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, और फिर पाई की जगह यूँ लिखा था, और डी एम की वैल्यू आप अगर डेटा में देखें अभी तो वो हमने पुट की थी डी एस ओवर हमारे पास क्या था 2, और साथ इसके ऊपर स्केयर है तो हम स्केयर को भी साथ साथ लिखेंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ये है कि बच्चा इधर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करना शुरू कर देंगे हम। तो ये देखें कि आर एम इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई रो एस मल्टीप्लाई बाई एल एस डिवाइडेड बाई ये 3 जो था ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में ही। अब मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या होगा पाई इंटू डी एस का स्केयर, और ये 2 to the 4 हो जाएगा, और ये 4 ना सिर्फ यहाँ पे होगा बल्कि ये 4 सॉरी ये 2 नहीं था ये 3 था, क्योंकि वो कह रहा था 3 टाइम्स कम होगी। तो ये 3 यहाँ पे जो था 3 3 था 9 हो जाएगा, और ये 9 ऊपर जाके चलो मैं हाँ इसको ऐसे करके 9 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये 9 यहाँ पे था, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में लिम्प्रेत मार के ये ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ तक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन जो बहुत आप इजीली कर भी सकते हैं, तो वो आप करें। जैसे लेट अस सपोज कि ये 3 1 था 3, तो ये 3 3 था, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो बकाया आप इनको ऐसा जैसे ही रहने दें। तो आर एम इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई रो एस एल एस ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3 भी बचा हुआ था तो ये 3 भी होगा, और फिर इंटू पाई इंटू डी एस का स्केयर। इसको इक्वेशन नंबर में लेट अस सपोज के 3 का नाम दे देता हूँ।
ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो थ्री इक्वेशन है और जो इक्वेशन नंबर वन है, इन दोनों को मैंने, ये देखिए इक्वेशन नंबर थ्री और वन को मैंने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करता हूँ, क्या करूँगा कि आर एम ओवर क्या हो जाएगा, आर एस। आर एम की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, वो क्या निकाली है, 4 × 30 मल्टीप्लाई बाई रो एस एल एस मल्टीप्लाई बाई 3/पाई ds का स्क्वायर। ठीक हो गया। और अब मैंने डिवाइड लगाना है, और डिवाइड लगा के आर एस की वैल्यू लिखनी है। और आर एस की वैल्यू अभी मैंने लिखी थी, वो क्या थी कि 4 × रो एस एल एस ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई ds का स्क्वायर। अब ये देखें कि हमारे पास ये, अगर जब ये वाला एक हमारे पास डिवीजन है, तो ये आपको पता है कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा जाएगा तो उलट होगा, तो उसी को हम लिखते हैं आर एम ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर एस से इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 4 × 30 मल्टीप्लाई बाई रो एस एल एस मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर क्या हो जाएगा, पाई × ds का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उलट पाई ds का स्क्वायर हो जाएगा ओवर क्या हो जाएगा, 4 × रो एस एल एस। अब देखेंगे यहाँ पे कैंसिलेशन होना शुरू हो जाएगी। ये पाई ds का स्क्वायर और ये पाई ds का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये रो एस एल एस और ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ पे सिर्फ बचेगा 30 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 90। तो हमारे पास से आर एम ओवर आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए थी, मतलब डेट हमें उसने पूछा हुआ था आर एम, तो यहाँ से आर एम को आप सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा कि 90 मल्टीप्लाई बाई आर एस, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर भी उसने लकीली हमें दी हुई थी 1 ओहम की, तो इसकी जगह आप 190 मल्टीप्लाई बाई आर एस की जगह 1 थी, वो वैल्यू पुट करें तो आर एम आपके पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो देखें कि आपने कंपेयर करके रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम वायर को कैलकुलेट कर लिया है सक्सेसफुली। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसकी तरफ देखना है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज इन द 1 ओहम रजिस्टर, यानी कि ये जो रजिस्टर ना 1 ओहम का, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए बच्चा आपने किरचॉफ वोल्टेज रूल का सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, किसी भी सर्किट में आपने अगर करंट कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ पे करंट की एक डायरेक्शन को आपने एज्यूम कर लेना है, और वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे करें। आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस जो लूप थी ना, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यूं करके ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। यानी इस पूरी लूप में देखिए दो लूप है, एक ये है और एक लूप ये है। तो इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज कि इसको मैं लूप नंबर 1 कह देता हूँ। ये लूप नंबर 1 है और ये लूप नंबर क्या है हमारे पास से 2। तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं क्या कहूँगा, I1। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपने एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपने एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि आपका सर्किट थोड़ा इजी होगा सॉल्व करना। अब आप ये देखें कि इस लूप में से आपने यहाँ पे भी आपने सोचा कि करंट यूं घूम रहा है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है। और ये लूप नंबर 2 थी, तो यहाँ पे जो करंट होगा जो इस लूप में घूम रहा होगा उसको मैं क्या कहूँगा कि I2। ठीक हो गया। दो करंट यहाँ पे मतलब घूम रहे थे। अब मैं किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाऊंगा। सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लूप में कहाँ पे लगाऊंगा, लूप नंबर 1 पे लगाऊंगा। तो लूप नंबर 1 पे मैं किरचॉफ का रूल लगाना शुरू करूंगा। ठीक हो गया। अब वो लगाने के लिए मैं सबसे पहले इस बैटरी से शुरू करता हूँ। तो ये देखें कि इस बैटरी में जब ये चार्ज आएगा, समझो ये चार्ज यहाँ से देखें क्योंकि यूँ मूव कर रहा है ना, तो ये चार्ज जब यहाँ से, ये पॉजिटिव था समझो, तो ये चार्ज जब यहाँ से गुजरेगा तो देखें ये नेगेटिव होता है लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव होता है हायर पोटेंशियल। चार्ज लोअर से हायर जा रहा है, तो लोअर से हायर जाते हुए एनर्जी या पोटेंशियल को गेन करेगा ना, तो गेन को हम बच्चा पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो मैं 6 लिखूँगा, मतलब ये जो इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, किरचॉफ KVL लगा रहा हूँ ना, किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसमें ये देखें कि मैं 6 को, यानी 6 वोल्ट जो बैटरी ने उसको धक्का दिया वो था 6 वोल्ट का, और उसको मैंने पॉजिटिव लिखा, +6 लिखा। ठीक हो गया।
अब ये है कि यही करंट जब मूव करता हुआ, देखें कि यहाँ से मूव करता हुआ ये यहाँ से गुजरेगा 3 ओहम रजिस्टर से, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा ना बच्चा। तो अब क्योंकि रजिस्टर का तो काम, रजिस्टर इज लाइक अ लुटेरा, तो लुटेरे का काम तो होता है कि पोटेंशियल को लूटना, तो ये पोटेंशियल को कम करेगा। इसलिए यहाँ पे मैं दरमियान में क्या लिखूंगा, नेगेटिव। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ V × 3 लिख लेता हूँ। मीन के 3 ओहम रजिस्टर ने जितना करंट को खाया वो हो गया मेरे पास से V3, ठीक हो गया। फिर मेरे पास देखें कि अब मैं आगे गया तो ये करंट जब यहाँ से इधर जाएगा, इधर, तो इधर इस 1 ओहम रजिस्टर को आप देखिएगा कि 1 ओहम रजिस्टर में जाहिर सी बात है एक तो नेगेटिव होगा, क्योंकि रजिस्टर का काम क्या होता है, पोटेंशियल को कंज्यूम करना, तो ये खाएगा तो पोटेंशियल को कम करेगा। इस वजह से यहाँ पे मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूँगा, मतलब यहाँ पे मैं माइनस वाला सिंबल यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे जो रजिस्टर है वो रजिस्टर तो हमारे पास 1 ओहम का है, तो मैं लेट अस सपोज के यहाँ भी लिख लेता हूँ कि 1 ओहम रजिस्टर में से जितना पोटेंशियल लॉस होगा, ठीक हो गया। अब ये देखें ये पूरी लूप कंप्लीट हो गई, वापस यहाँ पे आ गई, तो ये पूरी लूप कंप्लीट हो गई। तो केवीएल कहता है कि ये किसके इक्वल होता है, टोटल जो पोटेंशियल कंज्यूम होता है एक लूप के अंदर वो 0 के इक्वल होता है, ठीक हो गया बच्चा। अब ये सामने आपके सामने ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में मैं थोड़ी सी वैल्यू पुट करता हूँ, देखें कि 6 माइनस वी का हमारे पास ओहम लॉ कहता है कि वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है आई आर, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे आई, चलो अभी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वी इंटू आई, और फिर साथ लिख लेता हूँ यहाँ पे आर माइनस, लेकिन ये V कौन सा वाला है, I की जगह मैं R3 लिख लेता हूँ ताकि बताऊँ कि ये जो रजिस्टर है 3 ओहम वाला रजिस्टर है, ठीक हो गया। माइनस V1 मीन के 1 ओहम रजिस्टर में से जितना करंट है, जितना पोटेंशियल वो लॉस करेगा उसको मैंने V1 कह दिया था, ये 0 के इक्वल है। अब 6 माइनस, देखें करंट तो जो पहली लूप में से गुजर रहा है उसको मैं क्या करूँ, I1, R3 से मुराद क्या है कि 3 ओहम वाला, तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको 3 के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, यानी रेजिस्टेंस के साथ करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। -3 I1 आ जाएगा। होपफुली ये -3 I1 वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अब ये भी तो पोटेंशियल ही है ना, -V1, तो ये भी आई आर, मतलब आई आर ही होगा, V इज इक्वल टू आई आर होगा। लेकिन ये जो V इज इक्वल टू आई आर होगा, यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने क्या लिखना है कि मैंने करंट को लिखना है आई, और फिर मैंने लिखना है आर को। करंट यहाँ पे इस लूप में देखें 1 ओहम पे 2 करंट गुजर रहे हैं। एक देखें कि यहाँ पे ये करंट इस पहली लूप का 1 ओहम वाले से ऊपर जा रहा है, लेकिन इस लूप में से ये जो करंट आएगा वो देखें ये यहाँ से घूम के किधर जा रहा है, नीचे। तो करंट यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और 2 करंट हैं, तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या है बच्चा, वो भी तो माइनस है, अपोजिट है। तो अपोजिट को मैं क्या लिखूंगा, I1 माइनस से I2। आप फिर देख लें कि इस 1 ओहम रजिस्टर में से 2 करंट पास कर रहे हैं। एक पास कर रहा है, देखें ये वाला जिसको मैंने कहा है I1, और ये देखें इसमें ये करंट यूं मूव कर रहा है, तो इधर से ये करंट किधर आएगा, नीचे, और ये जो करंट होगा उसको मैं क्या कहूँगा, I2। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं I1 माइनस I2 कर लूँगा, ठीक हो गया। अब साथ मैंने इसको रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि क्या आ जाए, वोल्टेज, और रेजिस्टेंस इसकी कितनी है, 1 ओहम, तो 1 ओहम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस आंसर यही आएगा, ठीक हो गया बच्चा। अब ये इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 6 माइनस से 3I1 माइनस क्या हो जाएगा, -I1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +I2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक हो गया बच्चा। अब देखें कि 6, ये -3I1 -I1, तो ये क्या हो जाएगा, -4I1 +I2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। ये जो हाँ, एक तरीका ये है कि मैं इन दो को उस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो ये 6 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये इधर आएगा, तो ये माइनस था तो इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +4I1 माइनस, ये प्लस था तो इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -I2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है वो क्या हुई है कि +4I माइनस I2 इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन, ये इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लूँ, 4I1 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और ये इक्वेशन नंबर में इसको क्या नाम दे देता हूँ, 1 का नाम दे देता हूँ।
ये इक्वेशन नंबर 1 कैसे आई है? जब मैंने लूप नंबर 1 को सॉल्व किया है। अब बच्चा बिल्कुल मैंने सिमिलरली लूप नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। तो लूप नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए यानी अब मेरे पास सिर्फ कहानी किसकी आ जाएगी? लूप 2 की आ जाएगी। ठीक हो गया। अब लूप नंबर 2 में भी मैंने केवीएल लगाना है। तो ये देखें कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये देखें एंटी क्लॉकवाइज चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज यहाँ से शुरू होगा तो ये यहाँ से इधर जाएगा। तो ये देखें ये है लोअर, ये क्या आया है? लोअर से जब आया जाता है तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। इंक्रीज को हम कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव से। तो ये मैंने +9 लिख लिया। ठीक हो गया। अब यही बच्चा ये देखें कि ये चार्ज मूव करता हुआ जब इस रेजिस्टर से गुजरेगा 2 ओहम से, तो जाहिर सी बात है ये अपने पोटेंशियल को लॉस करेगा ना। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? 2 × I2, क्योंकि ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसको मैं कहूँगा I2 करंट इस 2 ओहम से गुजरा। तो ये देखें ये 2 था करंट, सॉरी रेजिस्टर, I2 था करंट। तो रेजिस्टर को करंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चा वो पोटेंशियल आएगा ना। तो ये हमारे पास पोटेंशियल हो गया माइनस वाला। अब इसके बाद ये करंट देखिए जब यहाँ से इधर आएगा इस रेजिस्टर 1 ओहम से गुजरेगा, तो इसमें से ये जो करंट गुजरा है I2, जिसको मैंने पहले से ही यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, वो करंट हमारे पास से। तो सबसे पहले तो देखें कि दरमियान में माइनस से जो इसकी रेजिस्टेंस है उसको आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन करंट की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो आपने लिखना है I2 माइनस क्या होगा आपके पास से? I1। क्यों? क्योंकि ये देखें I2 तो पहले आपने लेना है ना, क्योंकि आप I2 लूप नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ से ये आपके पास रेफरेंस इस वक्त करंट 2 था, तो I2 और ये जो I1 है, I1 इसके क्या है? अपोजिट। तो ये क्या होगा? I2 माइनस से I1। लेकिन आप पहली वाली इक्वेशन में देखें तो हमने I1 माइनस I2 लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हम I1 को डिस्कस कर रहे थे, I1 के लिहाज से इसको देख रहे थे। अब इसके लिहाज से आप इसको देख रहे हैं, तो इसलिए आपने पहले I2 लिखना है फिर I1 लिखना है। तो ये देखें I2 माइनस से I1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? यहाँ पे 1 है। तो 1 को आप मल्टीप्लाई करें ना करें वो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद आप देखें कि माइनस, फिर दरमियान में माइनस किस लिए लिखा? क्योंकि अब ये जब करंट यहाँ से इधर आता हुआ जब इसमें से गुजरेगा ना, तो ये देखें ये भी रजिस्टर है, रजिस्टर का काम ये है लॉस करना, तो फिर ये माइनस होगा। और अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 3 × I2 आ जाएगा। 3 × I2 क्यों आएगा? कि 3 इसकी रेजिस्टेंस है, I2 इस लूप में से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास पोटेंशियल आएगा। और इस अब देखें ये पूरी लूप कंप्लीट हो गई है, हम वापस उधर ही पहुँच गए हैं। तो अब ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो ये इक्वेशन, इस सब का रिजल्ट हमारे पास 0 के इक्वल आता है। किसने कहा था हमें? किरचॉफ ने कहा था। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। क्या होगा? 9 माइनस देखें 2I2, ये माइनस जाके अंदर जाएगा तो क्या होगा? I2 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हमारे पास से I1 को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो -3I2 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखें कि इस 9 को मैं ऐसा ही लिखता हूँ, ये -2I2 और -I2, तो ये क्या हो जाएगा? -3I2। अब ये देखें कि 3I2 और यहाँ पे साथ ये भी है -3I2 और +I1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें कि यहाँ पे कि 9 ये 3 क्या हो जाएगा? 6 से, तो -6I2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? I1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये इसको इस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो 9 इज़ इक्वल टू, ये देखें माइनस इस तरफ है तो जाके क्या हो जाएगा? +6I2, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस से I1। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ी सी इक्वेशन को सीधा करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 6I2 माइनस I1 इज़ इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या हो गई है? 2। ठीक हो गया। 2 इक्वेशंस मेरे पास हो गई हैं। अब बच्चा कुछ भी नहीं करना, इन 2 इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ताकि मैं किसी एक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकूं, तो सॉल्व करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक ये है कि आपके पास जैसे यहाँ पे देखें ना, ये I1 है और यहाँ पे भी I1 है। इस I1 के साथ 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। मैं 4 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो दोनों साइड पे आ जाएगा 4 और वो मुझे उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब ये देखें कि मैं इसको इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक हो गया। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 4। तो ये देखें मैंने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? 4 6 था
20, हाँ 24 होगा ना, 24i2 माइनस क्या हो जाएगा 4i1 इज इक्वल टू, अब हम जब इसको इसके साथ 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 36 आ जाएगा। तो ये मेरे पास अब इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को मैंने क्या करना है कि यहाँ पे ये देखें कि ये -4i है और इक्वेशन नंबर 1 में देखें +4i है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 4 को भी साथ साथ सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को भी लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर क्या है 1 है 4i1 और दरमियान में यहाँ पे माइनस का सिंबल है i2 इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 6 और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या थी 1। अब देखें बच्चा कि आप कुछ भी ना करें, आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करें। जब आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये देखें ये +4i है, ये -4i है, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब इन दोनों को ऐड करें तो देखें 24i2 और -i2 तो ये क्या आ जाएगा आपके पास है 23i2 इज़ इक्वल टू 36 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। तो आपने यहाँ से सबसे पहले i2 की वैल्यू को अच्छा अब ये देखें कि ये 23i2 था, i2 को आप निकालें यहाँ पे तो i2 क्या हो जाएगा आपके पास से 42/23 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.82 एम्पियर। ठीक हो गया, ये i2 आ गया। अब आपने i1 भी निकालना है साथ साथ। तो i1 निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन का सहारा ले सकते हैं। मैं लेट अस सपोज कि यही जो i2 की वैल्यू है ना ये इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। तो ये देखें कि मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा मेरे पास कि 6 मल्टीप्लाई बाई i2 की जगह मैं क्या लिखूँगा 1.82 जो अभी आंसर आया है, दरमियान में माइनस आया है, फिर i1 आया है और इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 9। अब इस इक्वेशन में आप देखें कि मैंने i1 को निकालना है ना, तो i1 को उधर लेके चला जाता हूँ, 6 को 1 ये 6 मल्टीप्लाई बाई 1.82 आएगा, ये उस तरफ लेके चला जाऊँगा तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा i1 यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव आएगा और 9 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा ये -9 आ जाएगा इस इक्वेशन के साथ। अब इसको कुछ आप मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस करेंगे तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा i1 का आपके पास आंसर आ जाएगा, अल्लाह आपकी खैर करे तो 1.95 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.95 एम्पियर आपके पास i1 का जवाब आ गया। तो देखें i2 भी आपके पास आ गया और आपके पास से i1 भी आ गया। अब मसला ये है कि हमसे उसने पूछा हुआ है इस रजिस्टर से करंट, तो हमने दोनों i1 को भी निकाल दिया कि i2 को भी निकाल दिया है। तो अब इन दोनों इस यहाँ पे तो इस रजिस्टर से ये दोनों करंट गुजर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो इस रजिस्टर से अगर हमने करंट को देखना हो तो हमने लेट अस सपोज कि मैं कहता हूँ कि आई ये कौन सा वाला है टोटल करंट गुजर रहा है, जिसकी वो करंट वो मतलब जो टोटल करंट गुजर रहा है वो मैं यहाँ पे माइनस करूँगा। क्यों माइनस करूँगा, क्योंकि दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है आपस में अपोजिट है। तो पहला करंट मैंने अभी निकाला है वो क्या निकाला है i1 अभी निकाला है मैंने 1.95 माइनस i2 क्या निकाला है 1.82। तो अब इसको मैं कहीं मैनिपुलेट करूँगा तो हमारे पास आएगा 0.13 एम्पियर। देखें ना इसमें से इस रजिस्टर में से दो करंट गुजर रही थी, i1 भी गुजर रहा था i2 भी गुजर रहा था। मैंने इंडिविजुअली दोनों को निकाला और इन दोनों को माइनस कर लिया तो फिर पता चलेगा कि इस रजिस्टर से कितना करंट आएगा। क्यों माइनस किया, क्योंकि दोनों करंट की डायरेक्शन क्या थी अपोजिट। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो मैं दोनों करंट को क्या कर लेता ऐड कर लेता, तो मुझे पता चल जाता कि इस रजिस्टर में से कितना करंट गुजर रहा है। ठीक हो क्या। तो ये थे बच्चा न्यूमेरिकल, इसमें कोई क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं।